धन्यवाद डॉक्टर बिहारी लाल जी। प्राध्यापक मिलन मंडला विभाग द्वारा आयोजित कोविड-19 के दौरान सामाजिक संगठनों की भूमिका, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नितांत आत्मीय और शुभेच्छु प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, यशस्वी कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध हुए प्रोफेसर मुकेश कुमार तिवारी जी, माननीय कुलपति पंडित समूह प्रसाद शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल। तिवारी जी हमारे नितांत अनन्य हैं और अभिन्न सहयोगी भी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेंद्र कुररिया जी। कार्यक्रम की भूमिका जिसके द्वारा रखी गई, डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, प्रांत कार्यवाह महाकौशल प्रांत। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी, श्री हेमकरण धार जी, श्री प्रकाश चंद्र मिश्र जी, डॉक्टर बाल स्वरूप द्विवेदी जी, श्री राकेश जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री रितेश अग्रवाल जी, श्री समीर अग्रवाल जी, प्रोफेसर निरंजन पटेल, प्रोफेसर विकास जैन और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर बिहारी लाल द्विवेदी जी एवं अन्य वे सभी जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं अथवा अन्य किसी भी तरह से आज इस मंच पर हम सभी से संबद्ध है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसमें अपने नितांत अभिन्न सहयोगी बंधु बांधवों से मिलने का अवसर मिल रहा है। आज का दौर कोविड-19 का दौर कहा जाता है, एक अदृश्य विषाणु का दौर जिसने जनजीवन को बाधित कर दिया है और वह भी वैश्विक स्तर पर। एक ऐसी महामारी जिसके कुप्रभाव में आज पूरी दुनिया है। आज तक ज्ञात मानव के इतिहास में ऐसा कोई विषाणु नहीं हुआ जिसने एक ही साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जीवन के सभी क्षेत्र इससे बाधित भी हुए, प्रभावित भी हुए और गति प्रगति दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ गया। आय, आजीविका, आवागमन के साधन बंद हो गए। उत्पादन, वितरण की प्रक्रिया बाधित हो गई। औद्योगिक आस्थान ठप हो गए। बड़े बड़े कार्यालय जहाँ से व्यवस्था चलती है, जहाँ से नियोजन होता है, जहाँ से प्रगति का संचालन होता है, इस सब पर बुरा असर पड़ गया। एक नई कार्य संस्कृति अपनानी पड़ी, जिसे घर से ही बैठकर काम करना कहते हैं, वर्क फ्रॉम दी होम। हमारे अपने सगे कहीं दूर स्थल पर हमारी सुविधा के लिए काम करने के लिए गए थे, उन्हें व्यवस्था में वापस आना पड़ा। न केवल देश के विभिन्न अंचलों से, अपितु दुनिया के विभिन्न देशों से ऐसे लोग हमारे देश से गए थे जो अभियंता थे, चिकित्सक थे, शिक्षक थे अथवा कुशल कामगार थे या उद्यमी थे। इन सबको इस व्यवस्था की स्थिति में घर वापसी करना पड़ा। इसके लिए कई नाम दिए गए, आप्रवासन, प्रवासन, विस्थापन, अनेक नाम। वस्तुतः यह घर की तरफ पुनरागमन हो गया। हम प्रगति के लिए दूर गए थे और अपने को बचाने के लिए हम वापस लौट आए। कहा भी जाता है घर तो लौटने के लिए ही होता है, लेकिन जिस हालात में हम लौटे हैं वह हालात अच्छा नहीं है। एक ऐसा परिवेश दुनिया में बन गया जिसे संशय का परिवेश कहते हैं। हर मिलने वाला संशय की दृष्टि से देखा जाता है। हम आश्वस्त नहीं हैं कि जो व्यक्ति मिल रहा है वह पूर्णतः स्वस्थ भी है अथवा नहीं है। ऐसा संशय कभी हुआ नहीं था ज्ञात मानव के इतिहास में। और इस संशय से मुक्त रहने का उपाय केवल एक ही है कि हम जब भी बाहर निकलें, हम मास्क लगा के निकलें, मुंह ढक के निकलें। घर से दूर जाएं और वापस आएं तो अपने हाथ को जरूर धुलें, किसी से हाथ ना मिलाएं। मिलते समय 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। नए पद आ गए आज के लोक प्रचलन में, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। और इसी के साथ एक दीर्घ अवधि तक एक स्थान पर रह जाने के कारण, कार्यस्थल से दूर हो जाने के कारण अथवा भविष्य के प्रति संशयग्रस्त होने के कारण
अवसाद की स्थिति भी बनी कई जगहों पर कई लोगों के लिए। हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है, लेकिन जिन्हें हम विकसित समाज कहते हैं अथवा बहुत ज़्यादा संपन्न समाज कहते हैं, वहाँ अवसादग्रस्त लोगों की ज़्यादा संख्या है। कैसे वे अवसाद मुक्त हों, ये सब विचार के विषय है। जब इस आपदा का प्रकोप शुरू हुआ तो विभिन्न स्थल से लोगों को लौटना पड़ा, कई लोगों को आजीविका से वंचित हो जाना पड़ा, आय के साधन बंद हो गए। ऐसे में जीवनचर्या कैसे चले, दिनचर्या कैसे चले। हम पुनः उस समाज में चले आए जिन्हें संयुक्त परिवार का समाज कहते हैं। हम उस परिवेश में चले आए जहां पुरुष और प्रकृति के संबंधों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। हम यह मानने लगे कि इस आपदा से बचने का उपाय प्रकृति का आश्रय लेना है। जो प्रकृति ने साधन दिए हैं, संसाधन दिए हैं, हमें अब उसका प्रयोग करना है। अब हम पुनः तुलसी की वंदना करने लगे। इस आपदा से बचाव में तुलसी की पत्ती, गिलोय, नीम की पत्ती, हल्दी ये विशेष कारगर सिद्ध हुए। इस तरह हम पुनः अपने पुरातन आहार की व्यवस्था में भी आ गए। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन बहुत कुछ सिमट गया। इस सिमटने से लेकर और हमें पुनः उस मुकाम तक पहुंचने के बीच में, जिसे हम प्रगति का मुकाम कहते हैं, कई अवरोध सामने आ गए। यातायात के साधन बंद हुए तो एक हुजूम हमारे बंधु बांधवों का कहीं भटकने लगा। हम अपने आय स्थल को छोड़कर आए, आजीविका स्थल को छोड़कर आए, तो हमारे ऊपर निर्भर लोगों का जीवन कैसे चले। जो दिहाड़ी मजदूर थे, कामगार थे, जिन्हें बाहर जाना होता था दैनिक उपभोग के लिए, वस्तु लाने हेतु श्रम का प्रयोग करने के लिए, तो ऐसे लोगों के सामने भी आजीविका की स्थिति उत्पन्न हुई। इस समय हमारे देश के जो अब तक के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो वैश्विक मंच पर महानायक हैं, उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हम सबको सुविधा देने के लिए, संबल देने के लिए। लेकिन केवल सरकार द्वारा दिए गए उपाय, किए गए उपाय, दिए गए साधन ही पर्याप्त नहीं होते। वस्तुतः हमें अपनी ओर से बहुत कुछ करना होता है। ऐसे में सत्ता प्रतिष्ठान के अतिरिक्त और भी निकाय हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान जो कठिनाइयां हुई हैं उनके उन्मूलन में, निराकरण में, अथवा हमें संबल देने के लिए। ऐसे समय में जिनकी भूमिका का हम विशेष ध्यान रखते हैं उन्हें सामाजिक संगठन कहते हैं। आज की स्थिति में जो हमारे समाज का स्वरूप है, साथ साथ रहना, साथ साथ सोचना, साथ साथ बैठना, साथ साथ खाना, ये बहुत उत्तम है और इससे हमें बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बहुत सारी संकीर्णताओं से मुक्ति मिलती है। अब हम पुनः संवेदनशील हो गए हैं। हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनों का ध्यान रखते हैं। हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं हम उनका भी ध्यान रखते हैं, चाहे वो देश में हो, देश के बाहर हो, हमारे आसपास हो। यही संवेदनशीलता मनुष्य का स्वभाव है। यही संवेदनशीलता सामाजिक संगठन बनाती है। यही संवेदनशीलता सामाजिक सरोकार का विधान करती है। ऐसे समय में जब यातायात के साधन बहुत सुलभ नहीं रह गए, जब ऐसे हमारे भाई बंधु दूर से निकले, उनके लिए रास्ते में आहार की समस्या उत्पन्न हो गई, पानी की समस्या उत्पन्न हो गई, कैसे अपने गंतव्य तक पहुँचें, एक समस्या बन गई। तो इस समस्या के निराकरण में जो समूह, जो संगठन आए, वास्तव में सब सामाजिक संगठन है। हमने इस दौर में एक नई राष्ट्रभक्ति सीखी, उसका हमने पालन किया, प्रदर्शन किया। अब हम कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं, उनका नमन करते हैं। देवालय से देवी देवता निकलकर औषधालय में चले गए और डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, वार्ड बॉय के रूप में हमारा सहयोग करने लगे। वह सैन्य बल, पुलिस बल के रूप में हमारी सुरक्षा आंतरिक और बाह्य करने लगे। वह मीडिया के लोगों के रूप में निकलकर हमें अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराने लगे। वह स्वैच्छिक सफाई कर्मियों के रूप में, हाउसकीपर्स के रूप में हमको संबल देने लगे। हम उनका सैल्यूट करने लगे। लेकिन इससे भी अलग एक फील्ड है जहां हमें उन संगठनों की ज़रूरत पड़ती है जो
अभाव की स्थिति में एक बहुत बड़ा संबल बनकर उभरते हैं, उन्हें हम सामाजिक संगठन कहते हैं। सामाजिक संगठन मूलतः सामाजिक सरोकार लेकर चलते हैं कि हम जहां हैं वहां तक व्यवस्था की पहुंच है और प्रभावी नहीं है, हमारी आवश्यकता है पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में सामाजिक संगठन आगे आते हैं। केवल सामाजिक संगठन का अर्थ यही होता है कि हमारे समाज के वे सक्रिय लोग जो एक समूह में अपने योगदान के द्वारा, अपने द्वारा संगठित शक्ति हो या एकत्र सामान हो, उसके द्वारा उन लोगों के पास सुविधा पहुंचाने के लिए निकलते हैं जो किसी कारण इस समय अभाव में हैं, उन्हें सामाजिक संगठन कहा जाता है। ऐसे लोग जो वंचित को वंचित नहीं रहने देते, वंचित को संचित करते हैं, सुविधा देते हैं, आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, या सुविधा से विहीन लोगों के लिए आवश्यक उपयोगी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें सामाजिक संगठन कहा जाता है। वह स्वयं के अपने सहयोग राशि से अथवा अपने साधनों से हमें सुविधाएं देते हैं। इस दौर में वे सभी लोग ध्यान दिए जाने योग्य हैं जिन्होंने अपने साधनों से हमारे भाई बंधुओं को गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग किया। उनको अगर रास्ते में भूख प्यास की स्थिति में आ गए हैं तो उनके लिए आहार की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, रास्ते में चलते हुए अथवा एक स्थान विशेष पर जिन्हें औषधि की जरूरत पड़ी उनके पास औषधि पहुंचाया, अथवा जो बीमार हैं इस हालात में चिकित्सालय तक नहीं जा सकते हैं उन्हें चिकित्सालय तक पहुंचाने में साधन सुलभ कराया। ये सब सामाजिक संगठन के लोग बखूबी कर रहे हैं। इसमें केवल वही नहीं जो सामाजिक संगठन के ज्ञात अज्ञात लोग हैं, बल्कि बहुत ऐसे ज्ञात संगठन भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे बड़ा संगठन तो इस देश में सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसके जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, विस्तारक हैं, ऐसे जगह पर पहुंचे जहां जाने में लोग स्वयं अपने को खतरे में पहुंचा हुआ मानते थे। अपनी चिंता न कर ऐसे जगहों पर पहुंचे, बंधु बांधवों का सहयोग किए। बहुत सारे धार्मिक संस्थान है, सिख पंगत, इन लोगों ने ऐसे अभावग्रस्त लोगों को भोजन देने का काम किया। सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम चलते हैं, उनकी इकाइयां हैं, उनके स्वयंसेवक गांव गांव पहुंचे, वहां लोगों को आवश्यक सुविधाएं देने का काम किया, जागृत करने का काम किया। इसके अतिरिक्त भी सभी शिक्षण समूहों से, निकायों से लोग निकले, आसपास के गांवों में पहुंचे, अंचलों में पहुंचे, क्षेत्र में पहुंचे और संबंधित लोगों के पास कुछ जरूर ले जाने का काम किए। वो भले ही सैनिटाइजर हो, भले ही मास्क हो, भले ही गमछा हो, अथवा कुछ अन्य राशि हो, ऐसे लोगों के पास पहुंचाने का काम किया गया जो किसी कारण अब कार्यस्थल पर नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह से हर क्षेत्र से, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आश्रम हो, वहाँ से यह कार्य बखूबी किए गए। बहुत सारे क्लब हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन लोगों ने भी यथासंभव इस प्रक्रिया में योगदान किया। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जिन्होंने हर तरह का योगदान उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जो रास्ते में अटके हुए थे, अथवा अपने स्थान पर पहुंच तो गए लेकिन वह अभाव की स्थिति में आ गए थे। इस तरह सरकार ने तो अपने स्तर से सबके लिए पोषण का विधान किया, खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की, गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन जब इसमें सामाजिक संगठनों ने अपना हाथ लगा दिया तो बहुत जल्दी ही हम यह जो बीच में कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि में कुछ कठिनाइयां आई थी, हमने त्वरित उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब सामाजिक संगठनों का एक मूल ध्येय है कि अब वो जन जागरण का काम करें। जैसे माननीय मोदी जी ने अभियान चलाकर कोरोना से मुक्ति के जो प्रयास थे उसके प्रति चैतन्यता का जो भाव था उसे जन आंदोलन बना दिया। अब इस जन आंदोलन को जागृत आंदोलन बनाने का काम अब सामाजिक संगठनों को करना है।
वो सब जगह जाएं, बताएं कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो अभाव में हैं उन्हें क्या चाहिए और कैसे दिया जा सकता है, वह बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना आवश्यक है। एक स्थान पर 5 लोगों का एकत्र होना आवश्यक नहीं है। अगर आते हैं, जरूरी काम है, तो थोड़ी दूरी बनाए रखें। घर से निकलना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो मुंह पर मास्क लगाकर जरूर निकलें। और सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है कि अब पुनः नए सिरे से आजीविका के स्थल विकसित हों, आजीविका के अवसर मिलें। और इसके लिए तो भारत सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारी योजनाएं प्रांतीय सरकारों ने भी आरंभ की हैं, बहुत सारी सुविधाएं स्थानीय प्रशासन ने भी दी हैं। लेकिन अब सामाजिक संगठनों की भूमिका शुरू होगी कि हम स्थानीय अंचल में जो कुछ सुलभ है उसके आधार पर छोटा उद्योग लगाने का काम करें, कुटीर उद्योग लगाने का काम करें। ऐसे में तकनीकी कहाँ से आएगी, पूंजी कहाँ से आएगी, कैसे हमें स्टार्टअप का आश्रय लेना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट का विधान होगा। इसमें सरकारी तंत्र, शैक्षणिक तंत्र के साथ ही साथ अब सामाजिक संगठनों के जो उपागम हैं उनको भी लगाने की जरूरत है। इससे कार्य त्वरित गति से होगा। और जो मंत्र है, जो पिलर्स हैं आज आत्मनिर्भरता के, उस ओर हम बढ़ेंगे। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। यह जो जमीन है उपजाऊ कैसे बने, इससे कौन सा हम पदार्थ तैयार कर सकते हैं या कौन सा अन्न ज़्यादा विकसित होगा, इस पर हमें अब ध्यान देना है। जो सामाजिक संगठन है इसके लिए ज्ञान राशि, तकनीकी निवेश, इसका प्रबंध कर सकते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा तो हो ही रहा है। फिर हमारे पास किस प्रकार का श्रम है, कुशल और अकुशल, इसे किस क्षेत्र में नियोजित और निवेशित किया जा सकता है, इसके बारे में भी जागृति की आवश्यकता है। फिर लिक्विडिटी क्या हो, तरलता क्या हो, इसका विधान कैसे हो, कैसे सुलभता हो, इस पर भी जागृति का काम सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और किया जाना है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। नियम हमारी रक्षा करता है, इसलिए नियमों का निरंतर हमें ध्यान रखना है। नियमों के अंतर्गत ही हमें विकास के सोपान तय करने हैं, सीढ़ियों पर चढ़ना है और लक्ष्य तक पहुंचना है। इसका हमें ध्यान रखना है। किस क्षेत्र में किस प्रकार की मांग है, उसकी आपूर्ति कैसे की जा सकती है, वहाँ जो जनसंख्या है उसकी वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और जो मानव संसाधन है किस दिशा में किस तरह प्रयोग हो सकता है, इस पर विचार करना है। आधारभूत संरचना क्या है, कैसे तैयार होगी, क्या अपेक्षित है, इस पर विचार किया जाना है। और हमारा इंटेंट क्या है, इस पर हमें विचार करना है। फिर हमें देखना है कि तकनीकी किस प्रकार की सुलभ होगी, हमारी प्रतिभा किस प्रकार की है, तो प्रतिभा और तकनीकी में कैसे संतुलन स्थापित हो, इस पर हमें विचार करना है। मनुष्य और मशीन के बीच अब तालमेल किस प्रकार का हो। हमारे क्षेत्र में एक शब्द चलता है जिसे जुगाड़ तकनीक कहते हैं। तो ऐसा करने वाले लोग भी आज आगे बढ़ें और हम उनके इस ज्ञान को और विकसित करें कि जो किसी भी स्थिति में अगर कोई तंत्र नहीं है तो अपने जुगाड़ तंत्र से वह गाड़ी चला देते हैं, अर्थात अभाव को पूरा करते हैं या एक सेतु का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी अब ये सामाजिक संगठन सम्मान दिलाने का काम करें। वस्तुतः सामाजिक संगठनों की एक खास भूमिका होती है। एक भूमिका है जागृति का, दूसरी भूमिका है संबल प्रदान करने का, और तीसरी भूमिका उनकी होती है कि समाज में ऐसे लोग जिनके पास हुनर है, आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें सम्मान दिलाने का यह आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा करके ही हम समाज के सभी लोगों के लिए एक पहचान दे सकेंगे, उनके योग्य स्थान दे सकेंगे और फिर उन्हें हम सम्मान दे सकेंगे। ये हमारा ध्येय होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भरता के लिए हमें अपने अंचल पर ध्यान देना होगा कि हमारे पास किस प्रकार की उपज है, कैसा हमारा परिवेश है, पर्यावरण से हमारा क्या संबंध हो, और यह ध्यान देंगे तभी हम सतत विकास के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आज जो परिस्थितियां हैं इनसे निपटने के साथ ही साथ हम पुनः विकास करेंगे। स्थानीय स्तर पर ही हम रोजगार का सृजन करेंगे
और जो स्थानीय उत्पाद हैं इसके लिए हम मुखर बनेंगे और इन उत्पादों को हम वैश्विक धरातल पर ले चलेंगे और तब हमारी एक वैश्विक छवि बनेगी, एक वैश्विक पहचान बनेगी। हमारी आत्मनिर्भरता जो परिवार से ऊपर उठकर समाज से होते हुए अथवा ग्राम से ऊपर उठकर राष्ट्र तक पहुंचने का भाव है। ग्राम हमारे आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा और इस आत्मनिर्भरता की सीढ़ी शैक्षणिक संस्थानों से होकर ही जाती है। इसलिए सामाजिक संगठनों का ये भी दायित्व है कि सबको शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। तो मोदी जी का नारा पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, तो इसके लिए भी अब सामाजिक संगठनों को आंदोलन चलाना है कि हमारी कोई बेटी अशिक्षित न रह जाए, हमारा कोई बेटा अशिक्षित न रह जाए। शैक्षणिक संस्थान ये सुविधा देंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करने का काम भी सामाजिक संगठनों को करना है। शिक्षा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, विषय बोध होता है और हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य तक पहुंचने के उपाय क्या होंगे ये शिक्षण संस्थान ही बताता है। इसलिए अब शिक्षा के माध्यम से जागृति विशेष हमारा ध्येय है। भला हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिसके चलते जो अदृश्य विषाणु है उसके प्रकोप को हम इस क्षेत्र में न्यूनतम रखने में सफल हुए हैं। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी निरंतर इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। हम आप सभी को पता है कि इस पूरे कोरोना फेज में जो भी चल रहा है, एक कार्य बाधित नहीं हुआ, वह है अध्ययन अध्यापन का कार्य, और यह कार्य आगे भी चलता रहेगा। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है। ज्ञान की दुनिया में भारत को महानतम राष्ट्र बनना है और यह रास्ता शिक्षण संस्थानों से होकर ही जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में अवश्य अपना सार्थक योगदान करेंगे। आइए हम सभी मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, सफल, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।